एवरीवन वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, आज फिर से हम सेकंड डे, ठीक है, आउट ऑफ 100 डेज चैलेंज, आज हमारा ये दूसरा दिन है। और यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस फिर से डिस्कस करेंगे। आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे हमारे ऐप पर जाकर, आईएफएस के ऐप पर जाकर या फिर वेबसाइट पर जाकर। और आई नो आपको पता है, इसलिए मैं फिर से एक बार और बता देता हूँ कहाँ पर मिलेंगे। यदि आप पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो सिंपल सा आपको आईएफएस की वेबसाइट या ऐप पर चले जाना है। फिर अपर, ठीक है, अपर कॉर्नर पर आप जब जाओगे तो अपर लेफ्ट कॉर्नर पर आप देखोगे एग्जाम नेम सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। वहां पर लिखा होगा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। यदि आप होम पेज पे हैं तो वहां पर से एग्जाम नेम सेलेक्ट करना, आईआईटी जैम। आईआईटी जैम में भी अब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट उसमें होती है एग्जाम, तो आपको पता है आप किसके लिए टारगेट कर रहे हो, आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी। तो सिंपल सा आपको एग्जाम नेम सेलेक्ट करना है, आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी। फिर आपको लर्न फ्री का सेक्शन ही अपर लेफ्ट कॉर्नर पर आपको मिल जाएगा, सेकंड नंबर पर लर्न फ्री। लर्न फ्री पर जैसे ही क्लिक करोगे ऑनलाइन टेस्ट आ जाएगा ऑप्शन, ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करना। और वहां पर आएगा जब ऑनलाइन टेस्ट, जैसे आप क्लिक करोगे स्कॉलरशिप टेस्ट करके, प्रैक्टिस टेस्ट, टॉपिक टेस्ट और स्कॉलरशिप टेस्ट, आपको ये फोल्डर स्कॉलरशिप टेस्ट में मिलेगा। ठीक है, तो जाइए, डेली बेसिस पर हम वहाँ क्वेश्चंस देते हैं और आपको डेली सॉल्व करने होंगे। और उसका वीडियो अगले दिन ज़रूर देखिए, भले ही आपको सारे क्वेश्चंस आ क्यों नहीं गए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारा अलग तरीका होता है और आपका कुछ और तरीका अलग। आंसर भले ही दोनों से बिल्कुल करेक्ट आ रहे हो, पर कहीं पे किसी क्वेश्चन को यदि एक अप्रोच से नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तो सेकंड अप्रोच आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसको टैकल करना है, कितने टाइम बीइंग में करना है, और ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। और भले ही वो अकेला क्वेश्चन आपको आ गया हो, उससे तीन ऑप्शन क्यों नहीं आए, ठीक है, वो तीन ऑप्शन क्यों नहीं आए, वो क्या करते होंगे ऐसा, ठीक है, तो वो सब सीखने को इस वीडियो से मिलता है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ 100 डेज चैलेंज में यदि आपने हमारा ये चैलेंज ले लिया तो आप आईआईटी जम क्वालिफाई तो आप डेफिनेटली हो गए ही होगे, क्वालिफाइड डेफिनेटली, गारंटी है आईएफएस की, हो गए ही होगे। आपने 100 डेज चैलेंज ले लिया तो ये पक्की बात है। उसके साथ साथ सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप अच्छी रैंक भी लेकर आओगे। और क्योंकि आपको पता है आईआईटी जैम जैसे एग्जाम में, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स के एग्जाम में रैंक लाना इंपॉर्टेंट है, ना कि कट ऑफ क्लियर करना सिर्फ। कट ऑफ क्लियर कर तो कितने सारे बच्चे कट ऑफ क्लियर करते हैं, बट हर बच्चों को क्या आईआईटीज मिल पाता है, नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि उनकी ऑल इंडिया रैंक अच्छी नहीं होती है। तो ऑल इंडिया रैंक को बेहतर भी बनाना है साथ साथ। तो आपका मोटो अकेला कट ऑफ क्लियर करना नहीं है, कट ऑफ तो आप वैसे ही क्लियर कर लोगे। 33 गया, 38 गया, कभी 40 गया, ज़्यादा से ज़्यादा आउट ऑफ 100 इतना कट ऑफ जाता है। और आप डेफिनेटली यदि आप कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क करते हो तो आपके लिए बस नॉर्मल होगा कि आप इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बट आपका मेन मोटो क्या है, याद रखिएगा, ऑल इंडिया रैंक बेहतर लेकर आना है। और यदि आप स्वीट पीजी और गेट पी को टारगेट कर रहे हैं तो अभी जो हम स्टार्टिंग में जो चल रहे हैं वो कॉमन है तीनों के लिए। याद रखिए 100 डेज चैलेंज आप भी लीजिए और गेट बी और स्वीट पीजी, ये उन दोनों में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद, अरे होगा ही होगा। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आईआईटी जिम वालों के लिए होगा, आपके लिए भी होगा डेफिनेटली, आई गारंटी यू दैट एज वेल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और डेली 15 मिनट देने हैं, 5 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे ऐप पर, और कोई वहाँ पर दिक्कतें भी नहीं आएगी, तुरंत ऐप ओपन हो जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। और 10 मिनट आप ये मेरे वीडियो को देखने हैं, 10 मिनट से भी कम लगता है इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज डीएनए रेप्लीकेशन आकर। इनमें से कौन सी फेज सेल साइकिल की है जहाँ पर डीएनए रेप्लीकेशन होता है। तो अभी हम सेल बायोलॉजी चला रहे हैं इस वीक, तो मैं आपको बता दूँ इसमें से कौन सी फेज है। वो है एस फेज, और एस फेज को रेप्लिकेशन फेज भी कहा जाता है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो हमें आता था, पर बाकियों को भी हमें ये ध्यान में रखना है। जीवन फेज क्यों नहीं, क्योंकि ये तो एक प्रिपरेटरी फेज है। क्योंकि रेप्लिकेशन करना है तो रेप्लिकेशन एंजाइम से लेके हर चीज़ आपको डबल करनी होगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो प्रिपरेटरी फेज है ये, प्रिपरेटरी फेज है ये, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर मेंशन कर लेना है। जी1 फेज, जी2 फेज क्या करता है, अब एम फेज में पता है सेल अलग अलग हो जाएगी, तो एम फेज की प्रिपरेशन भी तो जी2 फेज में करनी पड़ेगी, तो वो भी जी2 फेज में होता है। एस फेज में सिर्फ रेप्लिकेशन होता है, ध्यान रखिए, क्योंकि रेप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। सेल को पहले सेल का जेनेटिक मटेरियल तो डबल हो, अब सेल डबल हो गया और उसका जेनेटिक मटेरियल ही डबल नहीं है, तो एक सेल में तो जेनेटिक मटेरियल जाएगा और एक में गया ही नहीं कुछ भी। ठीक है, तो वो सेल विदाउट न्यूक्लियस कोई काम की ही नहीं है, क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं, करना क्या है। जब आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो आप टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं, ऐसे सेल भी ब्लाइंड हो जाती है, उसको कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि वो सेल सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी फिर। क्योंकि वो सेल सर्वाइव करने के लिए जितने सारे प्रोटीन बनेंगे, वो सारे प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन तो आपके जेनेटिक मटेरियल में थे, और जेनेटिक मटेरियल ही डबल नहीं हुआ। तो ध्यान रखिएगा, तो इस तरीके से इसको करना था। आई होप आपका सही हुआ होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सॉर्टिंग एंड मॉडिफिकेशन। इनमें से कौन सा प्रोटीन, कौन सा ऑर्गेनली, यहाँ पर जो गिवन ऑर्गेनली है सेल ऑर्गेनली ऑप्शन में से कौन सा स्ट्रक्चर है जो इन्वॉल्व होता है प्रोटीन की सॉर्टिंग में और उसके मॉडिफिकेशन में। प्रोटीन की सॉर्टिंग का मतलब क्या हुआ, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। प्रोटीन की सॉर्टिंग का मतलब क्या है, आपका डीएनए, जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए के पास कई सारे जीन्स हैं, ठीक है। अब हमारे ह्यूमन की बात करें तो हमारे खुद के ह्यूमन के पास, ह्यूमन के डीएनए के पास कितने जीन्स हैं, 27,000 जीन्स है, करीबन 27,000 जीन्स है, ठीक है, समझ लो 27,000। अब इतने सारे जीन्स हैं उनमें से, ठीक है, कई सारे जीन्स अलग अलग प्रोटीन बनाने का, कुछ सबका काम अलग अलग है, और वो सारे जीन एक्सप्रेस होंगे, वो सारे जीन एक्सप्रेस होकर एमआरएनए बनाएंगे, और एमआरएनए फिर फर्दर क्या बनाएगा, एमआरएनए से फिर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, राइट। अब ये प्रोटीन बनता है, तो अब प्रोटीन बने, अब किसको कहाँ जाना है, कहाँ पर क्या वर्क करना है, तो वो सबको बोलते हैं प्रोटीन की सॉर्टिंग, ठीक है। जैसे कि हमारे एग्जाम में आता है आईआईटी जब बायोटेक्नोलॉजी का पेपर आया 2024 का। अब आपको पता है हमने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं क्वेश्चन सॉर्टिंग करके, टॉपिक वाइज सॉर्टिंग किए, तो अब वो हमने वो किया ना कि अच्छा ये क्वेश्चन है तो ये इस टॉपिक के अंदर आता है, तो मुझे इस टॉपिक के अंदर इसको पेस्ट करना पड़ेगा, इसको यहाँ से पे उठा के इस टॉपिक के अंदर। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, उसको किसी और टॉपिक में रखना होगा क्योंकि वो किसी और टॉपिक का क्वेश्चन है, तो मैंने क्वेश्चन की सॉर्टिंग की। ऐसे प्रोटीन की भी सॉर्टिंग होती है कि कौन सा सेल के अंदर काम में आएगा, ठीक है, कौन सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर वर्क करेगा, और कौन सा प्रोटीन है जिसको बाहर पहुंचाना है, ठीक है। मान लो एंटीबॉडीज बनी तो उनको बाहर पहुंचाना है। अब मान लो कई सारे प्रोटीन, कई सारे रिसेप्टर भी तो प्रोटीन होते हैं जो सेल सरफेस पर होते हैं, तो उनको कहाँ पर रखना है, उनकी सॉर्टिंग करके रखनी पड़ेगी कि हाँ आपको जाकर कहाँ पर जाना है, सेल सरफेस पर जाना है, पता चले सेल के बाहर चले गए वो, तो ऐसा ना हो, इसलिए प्रोटीन की सॉर्टिंग करनी पड़ती है और कई जगह मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं कि अच्छा वहाँ जाने के लिए आपको ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप में थोड़ा सा चेंजेस लाकर ये कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, तो प्रोटीन सॉर्टिंग एंड मॉडिफिकेशन ये कहाँ पर होता है, वो होता है गोल्जी अपरेटस में, ध्यान रखिएगा। राइबोसोम में क्या होता है, तो यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ना कि सॉर्टिंग। यहाँ पर सिर्फ इसका काम है प्रोटीन बना बना कर दे देना, ठीक है, ठीक है। जैसे किसी कंपनी के अंदर आपका प्रोडक्ट बनता है, अब प्रोडक्ट की मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन ये बात का मामला है, बस एक यूनिट ऐसी होती है, सिर्फ वो क्या करती है, उनका काम है सिर्फ बनाते जाना, तो यहाँ पर प्रोटीन का बनाने का राइबोसोम काम करते हैं। लाइसोसोम क्या करता है, तो यहाँ पर डिग्रेडेशन करता है, ये डाइजेशन का काम करता है, ठीक है, तो ये डाइजेशन का काम करेगा। उसके बाद होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये तो आपकी हमारी बॉडी में इसका काम क्या है, एनर्जी जनरेट करना, एटीपी का सिंथेसिस करना, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये काम हो गया। तो ध्यान रखिएगा इन चारों सेल ऑर्गेनल का क्या काम है, मैंने स्पेसिफिकली बता दिया, ठीक है। कोई एक प्रोटीन बनाएगा जो राइबोसोम, ठीक है। आप बोलोगे सर आरईआर भी तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, अरे आरईआर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर जो रफ बोलते हैं ना सरफेस, अब किसी के ऊपर, अब मान लीजिए मेरा ये ब्लेजर है, इसके ऊपर ये कुछ भी नहीं, ये प्लेन सरफेस है, अब मैंने इस साइड पर ये आईएफएस का मोनो लगा दिया, तो ये सरफेस क्या हो गई, अब मैं जैसे ही कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ रफ सा आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये मोनो, ये बेज लगा हुआ है। ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्मूथ होती है उनका सरफेस बिल्कुल प्लेन होता है मेरे इस साइड की तरह, और यदि उस पर राइबोसोम रख दिए, टेक की तरह राइबोसोम रख देंगे आप, तो ये सरफेस भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस भी क्या हो जाएगी, एक रफ सरफेस हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम वहाँ पर है तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे, तो ओवरऑल हमें क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉलिक्यूल इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान, विच मॉलिक्यूल इज प्राइमरली, ध्यान रखना प्राइमरली बोला है, रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग इलेक्ट्रॉन, क्या, इलेक्ट्रॉन कैरी करने के लिए टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इसमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, तो ग्लूकोज, ग्लूकोज से तो पायरुवेट बनता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यहाँ पर कुछ काम नहीं है, तो ये भी नहीं। पायरुवेट, ग्लूकोज का एंड प्रोडक्ट है पायरुवेट, आपसे पूछा जाएगा ग्लूकोज की जो प्रोसेस चलती है, ग्लूकोज से फाइनली ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू क्या बनता है, मिलता है आपको पायरुवेट, ठीक है, तो पायरुवेट मिलता है, ध्यान रखिएगा। पायरुवेट के बाद हम बात करें एटीपी, एटीपी तो खुद जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी तब बाद में, तो एटीपी भी नहीं आएगा इसलिए। फिर बचा एनएडीएच, तो ये फाइनल एक्सेप्टर होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का, याद रखिएगा, कैरिंग रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो एनएडीएच इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन टू द माइटोकॉन्ड्रिया और द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, प्राइमरी फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया का प्राइमरी फंक्शन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का प्राइमरी फंक्शन क्या है, ऑब्वियसली सीधी बात है एटीपी प्रोडक्शन, अभी थोड़ी देर पहले बताया। लिपिड सिंथेसिस एसीआर का काम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम का काम है या फिर आरईआर का काम है, राइबोसोम या आरईआर,
एटीपी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर डाइजेशन, ये लाइसोसोम का काम है। ठीक है, तो आपको ये आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द, एक एक करके क्वेश्चन समझते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने भले सॉल्व कर ली होगा इस डेली ही, इतनी ही मेहनत के साथ, इतने ही तरीके से मैं आपको प्रॉपर अच्छे वे से समझाऊंगा। तो डेली ये वीडियो देखना ज़रूर भूलिएगा मत, थोड़ा सा टाइम लगता है बस, और आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, अभी की मेहनत बाद में बहुत काम में आएगी आपके। जब आप किसी बेस्ट इंस्टीट्यूट, किसी आईआईटीज़ में होंगे, तब आप बोलोगे कि हाँ उस टाइम पे मेहनत कर ली तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रही। तो ये ज़रूरी भी है, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए? आरएनए के लिए सिंथेसिस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल है? तो न्यूक्लियोलस रेस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आरएनए का सिंथेसिस होता है, ध्यान रखिए, और यही वो रीजन है, न्यूक्लियस का रीजन। न्यूक्लियस में भी देखो, ये कोई सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में भी ये कोई सेल है, और ये न्यूक्लियस में भी एक रीजन कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा डेंस होता है। ठीक है, तो मैं उसको स्पोर्ट की तरह कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये डेंस वाला रीजन क्यों? क्योंकि यहाँ पर आरआरएनए बहुत होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा नंबर किसी चीज़ का मिलता है, आरआरएनए का बहुत नंबर मिलता है, तो आरआरएनए यहाँ पे होते हैं, और यहीं पे ही राइबोसोम की असेंबली होती है। क्योंकि आपको पता है राइबोसोमल प्रोटीन पूरा जब बनता है, तब राइबोसोम के स्ट्रक्चर मिले और आरआरएनए मिलके राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं। ठीक है, आरआरएनए, तो ये राइबोसोम मिलकर बनाते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर असेंबली, राइबोसोम तो एक प्रोटीन का पार्ट है, ठीक है, वो खुद भी प्रोटीन बनाते हैं, बट उसके साथ तो ये वापस सेल के अंदर आके और इस न्यूक्लियोलस रीजन में आके असेंबल होते हैं। ये ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। तो असेंबली कहाँ पर होती है राइबोसोम्स की? तो न्यूक्लियोलस में होती है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिंथेसिस राइबोसोम का कहाँ होता है, वो तो प्रोटीन सिंथेसिस, तो फिर वो कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा, ध्यान रखिएगा। बट राइबोसोम की असेंबली कहाँ पर होती है? ठीक है, तो वो असेंबली न्यूक्लियोलस में होती है, और आरएनए का सिंथेसिस भी न्यूक्लियोलस में ही होता है। ठीक है, आर में तो प्रोटीन का होगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ हर उसमें। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का बायोसिंथेसिस होता है, लिपिड का सिंथेसिस होता है यहाँ पर, और यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, और एक और बात, गोल्जी अपरेटस, ये पैकेजिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और प्रोटीन सॉर्टिंग और पैकेजिंग के लिए। ठीक है, तो ये पैकेजिंग और प्रोटीन सॉर्टिंग का काम करती है। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती है। ठीक है एवरीवन, तो होप सो आपके सभी सही हुए हो, और बेहतर है सही होना भी। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट में नहीं आना है कि सही हो रहे क्वेश्चन, तो इसका मतलब क्या वीडियो नहीं देखना है। वीडियो देखो ज़रूर गाइस, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें हर जगह आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो एवरीवन, जैसे डे वन जैसे कि दिखाई दे रहा है, ऐसे डे टू आ जाएगा यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर। मैंने सबसे पहले आपको पहली स्टेप बताई, एग्जाम नेम सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर जो भी लिखा हो, क्योंकि हमें नहीं पता आप किस पेज से लॉगिन कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ होता है, यदि आप डैशबोर्ड पे हो तो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर, फिर यहाँ से एग्जाम नेम सेलेक्ट करना होगा आईटीजम, जैसे क्लिक करोगे तो इस तरीके का आईटीजम ये यहाँ पर दिखेगा। फिर बायोटेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना, बायोटेक्नोलॉजी में लर्न फ्री का सेक्शन आएगा यहाँ पर सेकंड नंबर पर। ठीक है, जब ये ओपन करोगे ऑनलाइन टेस्ट, लर्न फ्री के बाद ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट के बाद ये स्कॉलरशिप टेस्ट, और यहाँ पर ही दिखाई देता है ये। ठीक है, डे वन। अब इसको हमने स्कॉलरशिप टेस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ से हमें सब कुछ प्रॉपर, आप लोगों को अपना एनालिसिस दिखता है, और हमें आप लोगों का एनालिसिस प्रॉपर दिखा, किस बच्चे ने अटेम्प्ट किया, कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके, और कितने सही किए। तो उससे हमें क्या समझ में आता है कि उससे हमें ये समझ में आता है कि आप किस लेवल पे और हमको किस लेवल तक की तैयारी करवानी है। ठीक है, तो चलिए, इतना सब कुछ है। यदि आपने आईएफएस का ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। आईएफएस की वेबसाइट से भी कर सकते हो आप, बट डाउनलोड कर लोगे तो प्रॉपर आपको दिखाई देगा। और याद रखिए, यहाँ पर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है। आईएफएस का ऐप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट कुछ भी नहीं आएगा, सीधा आप वहीं पे हमारे मेन पेज पर लैंड करोगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कल फिर मिलेंगे 8:30 AM शार्प। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।